दौरान जानवी ने उससे मिलने की इच्छा जताई क्योंकि वो फ्लैट की कीज किसी और के हाथ में नहीं देना चाहती थी। रूही के सामने अब एक बड़ी असमंजस थी क्योंकि अगर वो उससे मिलने जाती तो जानवी को उसकी असली पहचान पता चल जाती, मगर रूही जानवी से मिलने को तैयार हो गई। दोनों ने आपस में मिलने का एक टाइम और वेन्यू सेट कर लिया। रूही से बातचीत के बाद जानवी ने तुरंत विनय को मैसेज किया कि लीना सेठी को आहूजास की शर्त मंजूर नहीं है और वो उनसे कोलैबोरेट नहीं करना चाहती। विनय ने ये बात चिराग को बता दी। चिराग का चेहरा इस जवाब से थोड़ा उतर गया। विनय, मैंने काफी रिसर्च किए हैं स्लैम ग्लैम के प्रोडक्ट्स के बारे में, काफी अच्छे रिव्यूज हैं कस्टमर्स के। इनके प्रोडक्ट्स को लेकर ये टाई अप होता तो काफी बेहतर डील हो जाती। विनय भी इस बात से सहमत था। चिराग ने कुछ सोचकर फिर कहा, सुनो, एक काम करो, उनके सामने एक दूसरा ऑफर थ्रो करो कि हम उन्हें रॉ मटेरियल के लिए तो पे करेंगे ही, साथ ही प्रॉफिट में भी कुछ % उनका होगा। ओके सर। विनय ने तुरंत ही जानवी को ये बात टेक्स्ट कर बता दी। रात हो चुकी थी, इसीलिए चिराग स्टडी से उठकर अपने कमरे की तरफ निकल गया। विनय भी अपने घर चला गया। कमरे में आते ही चिराग ने देखा कि कमरे में बिल्कुल गुप अंधेरा था। उसने बेड के साइड में जाकर देखा तो रूही भी अपनी नींद में थी। सोते वक्त रूही वाकई किसी बच्चे जितनी मासूम लग रही थी। चिराग अपनी बेड की दूसरी साइड आकर चुपचाप सो गया। सुबह हुई और रूही की नींद खुली तो उसने देखा कि चिराग उसके बगल में एकदम बेखबर होके आराम से सो रहा था। ये यहाँ कब आया? लगता है मेरे सोने के बाद ही आया होगा। मैं इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हूँ? इसके आने का मुझे पता कैसे नहीं चला? मुझे इतना बेफिक्र नहीं होना चाहिए। रूही जब अपने अंकल के घर में थी तो सोते समय जमीन पर सुई भी गिर जाए तो उसकी नींद खुल जाती थी, क्योंकि वो कभी सुकून की नींद में होती ही नहीं थी। हर वक्त तो उसके दिल में डर सवार रहता था कि कब किस बात के लिए रोमा उसे भला बुरा सुनाने या मारने आ जाए। लेकिन वो जब से यहाँ आहूजास के घर आई थी, उसके दिल से रोमा का डर निकल गया था। उसके मन को एक संतुष्टि मिल गई थी कि यहाँ कोई उसके साथ बदतमीजी नहीं करेगा, कोई उसे मारेगा नहीं। दिल में जब सुकून आ जाए तो नींद अपने आप आ जाती है। रूही भी यहाँ चैन से सो पा रही थी। शायद इसीलिए उसे चिराग के आने की भनक तक नहीं लगी। रूही अपने ख्यालों में खोई थी कि तब तक चिराग की नींद भी खुल गई। उसने आंखें खोलते ही देखा कि रूही उसकी ही तरफ देख रही थी, लेकिन उसने बिना इस बात का कोई रिएक्शन दिए अपने दाहिने हाथ को इधर उधर छूकर अपना चश्मा ढूंढने लगा। रूही ध्यान से उसकी आंखें देख रही थी, मगर चिराग की आंखें दूर कहीं बिंदु पर एक टक से उसी दिशा में देखती रही। रूही दिन भर में करीब 2-3 बार तो चिराग को परख कर देख ही लेती होगी कि क्या वो ना दिखने का कोई नाटक तो नहीं कर रहा, मगर अब तक उसके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा था और ना कोई शक हुआ था। रूही इस बार भी संतुष्ट थी कि उसका वहम सिर्फ वहम ही है। चश्मा चिराग से थोड़ा दूर रूही के साइड पर पड़ा था, इसीलिए अब तक उसके हाथ नहीं आया था। तो रूही ने उसका चश्मा उठा लिया। पहले तो उसका भाव देखकर लगा कि वो चश्मा चिराग के हाथ में पकड़ा ही देगी, मगर रूही ने अपनी हरकतों पर सावधानी रखी और चश्मे को धीरे से चिराग के करीबी दायरे में रख दिया, जिससे उसका हाथ आसानी से उस तक पहुंच जाए। चिराग ने फाइनली चश्मा उठाया और पहन लिया, फिर अपना रोब ऊपर डालकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब दोनों फ्रेश हो गए तो नीलोफर ने सुबह का नाश्ता पहले ही डाइनिंग पर लगा रखा था। दोनों ने नाश्ता किया और नाश्ता करते ही चिराग ऑफिस के लिए विनय के साथ निकल गया। चिराग के जाने के बाद घर में ऐसा कोई नहीं था जिससे रूही को संभलने की जरूरत थी। वो अब चैन से अपना काम कर सकती थी। वो सीधा अपने कमरे में आई और आईपैड पर आईडी लॉगिन किया तो जानवी का मैसेज आया हुआ था। लीना, मैंने फ्लैट को अच्छे से क्लीन करवा दिया है, कुछ फर्नीचर्स भी सेट हो गए हैं। अब तुम बताओ कीज के लिए कब मिलना है? रूही ने रिप्लाई देते हुए लिखा, थैंक यू जानवी, ऐसा करते हैं सिटी मॉल में 2 बजे के अराउंड मिलते हैं, ओके? बट मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि जब मैं तुमसे मिलूंगी तो मेरी सिचुएशन बहुत ही अजीब होगी, समझ रही हो? इसीलिए प्लीज प्लीज जो सामने दिखे उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, और ध्यान रहे मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। 2 बजने में करीब 1-1.5 घंटा ही रह गया था, इसीलिए रूही को जल्दी निकलकर काम खत्म करके जल्दी घर भी आना था, इससे पहले कि चिराग घर वापस आए। वो तुरंत उठी, अपना आईपैड बंद किया और दरवाजा खोलकर तेज तेज पुकारने लगी, नीलोफर, नीलोफर सुनो ना प्लीज। नीलोफर सबको छोड़ छाड़ कर तुरंत उसके पास हाजिर हो गई। होती भी क्यों नहीं, आखिर चिराग का सख्त ऑर्डर था कि रूही का खास ख्याल रखा जाए। नीलोफर ने आते ही पूछा, क्या हुआ मैडम, इतना क्यों शाउट करता है, कुछ चाहिए तुमको, बताओ। रूही ने मुंह बनाकर बच्चे की तरह कहा, मेरे पास ना कोई अच्छी वाली डॉल नहीं है, मुझे ना ब्लू आईज वाली डॉल चाहिए और ना उसके नए कपड़े भी चाहिए अब भी। नीलोफर ने रूही की बात सुनते ही कहा, कैसा बात करता है तुम मैडम, ये देखो ये सब क्या है? नीलोफर ने सारी डॉल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये इतना सारा ब्यूटीफुल डॉल्स है तो इनसे खेलो ना, देखो ये कितना प्रिटी है, बाय गॉड। मगर जाहिर सी बात थी कि रूही मानने वाली थोड़ी ना थी, उसे तो मॉल जाना ही था।
तो वो बिल्कुल जिद पर उतर आई। अब जब खुद चिराग उसकी लगभग सारी बातें मान रहा था, उसकी कितनी केयर कर रहा था, तो नीलोफर कैसे ना करती। वो उसे लेकर निकल पड़ी। रूही के गाड़ी में बैठते ही नीलोफर के अलावा एक बॉडीगार्ड भी गाड़ी में बैठ गया। बॉडीगार्ड को देखकर रूही का चेहरा थोड़ा तनाव में आ गया। नीलोफर का तो मैं जैसे तैसे संभाल भी लेती, मगर अब इसे कैसे हैंडल करूंगी? ये तो मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जानवी से कैसे मिलूंगी? उसने तुरंत बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करके नीलोफर से कहा, ये नहीं नीलोफर, इसको गाड़ी से निकालो, मुझे इससे डर लग रहा है। नीलोफर ने रूही को कहा, रूही मैडम, मैं हूँ ना, इधर तुमको किसी से डरने का कोई जरूरत नहीं, मैं करेगी ना आपके लिए फाइट। रूही को समझाते हुए नीलोफर ने चुपके से ड्राइवर को इशारा कर गाड़ी चलाने को कह दिया। रूही के पास अब कोई चारा नहीं था, समय भी हो चला था, इसीलिए वो और ज्यादा नाटक कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी ही देर बाद वो मॉल आ गए। मॉल आते ही रूही ने अपने पेट पर हाथ रखा और अपनी भौएं से कोड़ती हुई करहा कर बोली, नीलोफर, मुझे सुसु आई है। टॉयलेट का नाम सुनते ही नीलोफर तुरंत उसे अपने साथ टॉयलेट की तरफ ले गई और बाथरूम का दरवाजा खोलकर रूही के साथ साथ खुद भी अंदर आने लगी कि तभी रूही ने उसे रोक दिया। तुम नहीं आओ ना, मुझे शेम आती है, प्लीज। नीलोफर बाहर ही रुक गई और रूही बाथरूम में जाते ही एक डिवीजन के अंदर चली गई। उस डिवीजन में जानवी ने पहले ही एक ओवरसाइज्ड हुडी रूही यानी लीना के लिए रख रखे थे। ये सब उनकी पहले की ही प्लानिंग लग रही थी। रूही ने फटाफट वो हुडी डाली और किसी तरह दूसरे लोगों के बीच में घुसकर बाथरूम से निकल गई। नीलोफर का ध्यान उस पर नहीं जा पाया। बाथरूम से निकलते ही रूही ने कोने में बना लिफ्ट पकड़ा और ऊपर के फ्लोर्स पर चली गई। 5th फ्लोर पर जानवी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जानवी दिखने में काफी अप मार्केट थी, शार्प फीचर्स, गर्दन तक सिल्की स्ट्रेट बाल और बिल्कुल फिट बॉडी। उसने फुशिया पिंक कलर की एक कैजुअल सूट डाल रखी थी और नीचे पॉइंटेड हील्स पहन रखे थे। रूही जल्दी से भागकर उसके पास गई और उसका नाम लिया। पहले तो जानवी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई, लेकिन क्योंकि उसी ने सारा अरेंजमेंट किया था, इसीलिए वो हुडी देखकर समझ गई कि यही लीना है, यानी रूही। रूही ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और हड़बड़ी में कहा, जल्दी से कहीं कम भीड़ वाले एरिया में चलो, यहाँ कोई भी देख सकता है। जानवी उसे अपने साथ एक बहुत ही महंगे किसी शोरूम के अंदर लेकर गई, जहाँ शायद ही कभी भीड़ ही रहती होगी। जानवी यहाँ अक्सर आया करती थी, इसीलिए वो शॉप अटेंडेंट को बोलकर रूही को लेकर चेंजिंग रूम के अंदर चली गई। चेंजिंग रूम के अंदर आते ही जानवी ने रूही से पूछा, लीना, आखिर बात क्या है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जैसे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो। और ये हुडी का बाथरूम में रखना, ये सब क्या सीन है? रूही ने सांस लेते हुए कहा, जानवी देखो, अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है। ऑनेस्टली ये सब मैं तुम्हें टेक्स्ट पर बताऊंगी। फिलहाल इतना जान लो कि मेरा असली नाम लीना नहीं है, रूही है। एंड हाय, नाइस टू मीट यू। रूही ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा तो असली नाम भी जानवी ही है। इस बात पर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी जानवी ने अपने पर्स से एक चाबी निकालते हुए कहा, अच्छा सुनो, ये रही फ्लैट की चाबी। एड्रेस मैंने मैसेज कर दिया है और कोई भी और जरूरत हो बस एक मैसेज कर देना, मैं अरेंज करवा दूंगी। इतने में चेंजिंग रूम के बाहर किसी की आवाज सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, तुमने यहाँ किसी लड़की को आता जाता देखा क्या? ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का ड्रेस में, थोड़ा ऑफ है वो, देखा क्या? नीलोफर रूही को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच चुकी थी। नीलोफर की आवाज सुनकर जानवी ने तुरंत रूही से पूछा, कहीं ये तुम्हारी बात तो नहीं कर रहे हैं ना? बिल्कुल मेरी बात ही कर रही है, मुझे बाहर जाना होगा। ये कहकर रूही बाहर निकलने लगी, पर जाते जाते उसने मुड़कर कहा, अच्छा और याद है ना, मैं चाहे जो भी करूं, जैसा भी करूं, तुम कोई अजीब रिएक्शन मत देना। जानवी को हालांकि कुछ समझ तो नहीं आया था कि आखिर रूही ने उसे किस बात के लिए आगाह किया था, पर फिर भी उसने अपना सर हिलाकर उसे हाँ कर दिया। रूही दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और निकलते ही बोली, आई स्पाई, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं जीत गई। रूही को देखकर नीलोफर की जान में जान आई। उसने घबराते हुए कहा, तुम मुझको बिना इन्फॉर्म किए किधर चला गया था मैडम? मेरा तो अक्खा हार्ट बीट ऊपर नीचे हो गया मालूम। तुमको कुछ हो जाता ना तो चिराग बाबा मेरा छोटा छोटा टुकड़ा करके मेरा नीलोफर कबाब बना देता। नीलोफर की बात सुनकर रूही को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। मेरी वजह से मैंने बेकार में नीलोफर को इतना परेशान कर दिया। बेचारी दिन रात मेरा ख्याल रखती है, हर चीज मेरे कमरे में बिल्कुल मेरे हाथ में पकड़ा कर जाती है, और आज मैंने उसे पूरे मॉल का चक्कर लगवा दिया। भगवान जी प्लीज मुझे माफ कर देना, पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। उसने तुरंत कहा, आई एम सॉरी। रूही की एक सॉरी से नीलोफर का दिल पसीज गया। वो इतनी नर्म हो गई मानो अभी कुछ हुआ ही नहीं था। अभी इसको डांट के क्या फायदा रे बाबा, मैडम तो खुद नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है।
पीछे खड़ी जानवी अब सारा मामला समझ गई थी। लगता है इसीलिए रूही मुझसे तब से ये कह रही थी कि मैं चाहे जो भी करूं, रिएक्ट मत करना, ओके? नीलोफर का मामला तो किसी तरह सलट चुका था, मगर इससे भी कहीं बड़ा और भयानक मामला उसकी किस्मत पर काल बनकर छाने उसकी ही ओर चलता आ रहा था। रूही ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा तो डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगी, पैर कपकपाने लगे। उसका तो जैसे दिमाग काम करना बंद ही कर चुका था। उसने देखा कि रोमा और तमन्ना उसी दुकान के अंदर आ रहे थे। क्या रोमा भाप पाएगी रूही की ये बात? क्या जानवी रख पाएगी अपने तक रूही का बरसों छिपाया हुआ ये राज? और आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।